हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल लॉ विद ट्विंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गाइस आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है जो बच्चे BE LLB कर रहे हैं और LLB कर रहे हैं। इवन दो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी फायदेमंद है। लेकिन BE LLB और LLB के बच्चों के लिए इसलिए फायदेमंद है ज़्यादा क्योंकि मैं इसमें थोड़ा लेंथी में बताऊंगा ताकि BE LLB और LLB के बच्चों के लिए मटेरियल तैयार हो जाए पेपर में लिखने के लिए। अगर उनको क्वेश्चन ये वाला 10 नंबर का आता है या 20 नंबर का आता है तो वो प्रॉपर मटेरियल लिख सकें, तो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद ये वीडियो रहेगी। तो आइए दोस्तों इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइज, तो गाइज पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग समझेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, फिर हम इसके इसेंशियल एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं अगर बात करूं कॉन्ट्रैक्ट के मीनिंग की तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन 2H है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। और अगर मैं इसके इसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं तो जो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए इसके बारे में हमें पता चलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में। तो हम दोनों सेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे। पहले 2H की बात करेंगे। 2H बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये सेक्शन 2H क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा कि पहले एक एग्रीमेंट बनेगा और वो एग्रीमेंट अगर लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है तो ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए, सेक्शन 2H के अनुसार एक एग्रीमेंट चाहिए और वो एग्रीमेंट अगर लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीमेंट कैसे बनता है, सिंपली भाषा में बताऊंगा। बाद में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एग्रीमेंट को अच्छे डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आपको जो बताऊंगा वो आपको नॉलेज में रखना है। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब एक पार्टी प्रपोजल देती है, कोई एक पार्टी प्रपोजल देती है और दूसरी पार्टी जिसको प्रपोजल दिया गया है वो पार्टी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, एक्सेप्टेंस दे देती है और उनके बीच क्या है, दोनों के बीच कंसीडरेशन भी होती है। तो क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट बन जाता है। मतलब एक पार्टी प्रपोजल देगी, प्रपोजल को अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे मैं मुकेश सर को अपना मोबाइल फोन बेचना चाहता हूं, मैं बोलता हूं मुकेश सर मेरा मोबाइल फोन 5000 रुपये में लोगे, ये मैं प्रपोजल दे रहा हूं। फिर दूसरी पार्टी जिसको ऑफर बनाया गया है वो एक्सेप्टेंस दे देगी और मुकेश सर बोलेंगे हाँ मैं आपका मोबाइल फोन 5000 रुपये में ले लूंगा, एक्सेप्टेंस दे दी। और हमारे बीच कंसीडरेशन भी हो रही है 5000 रुपये की। तो तीनों चीजें जब हो जाएंगी तो आपका एक एग्रीमेंट बन जाएगा, एग्रीमेंट बन जाएगा। और बता दूं अगली वीडियो में आगे वीडियो आएंगी उसमें हम प्रपोजल को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्सेप्टेंस को भी करेंगे, कंसीडरेशन को भी करेंगे, आपकी और कॉन्ट्रैक्ट में पकड़ बनती जाएगी। तो एग्रीमेंट क्या होता है, ये तीन चीजें। और जब ये तीनों चीजें से एग्रीमेंट बन गया और ये एग्रीमेंट जो है वो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, लॉ के द्वारा अगर एनफोर्स करवाया जा सके तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अर्थात अगर एक एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल ना हो तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वो केवल और केवल एग्रीमेंट ही रहता है, एग्रीमेंट ही रहता है। अब एनफोर्सेबल का मतलब क्या हुआ, एनफोर्सेबल का मतलब होता है कि कानून जो है वो उसको लागू करवा सके, जो एग्रीमेंट बना था उसको लागू करवा सके। कानून मतलब कोर्ट, लॉ मतलब कोर्ट उसको लागू करवा सके, कोर्ट बोल सके हाँ ऐसा करो। जैसे मैंने मुकेश सर को बोला कि मैं आपको मोबाइल फोन 5000 रुपये में देना चाहता हूं, मुकेश सर ने बोला हाँ मैं लेना चाहता हूं और हमारे बीच कंसीडरेशन भी हुई तो हमारे बीच एक एग्रीमेंट बन गया। अब कल को फ्यूचर में मान लो मुकेश सर मुझसे मोबाइल फोन लेने के लिए मना कर देते हैं, मैं नहीं लेता, मतलब मुकेश सर जो है वो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो ब्रीच कर रहे हैं, अपनी बात से मुकर रहे हैं, तो मैं कोर्ट में जाके केस फाइल करूंगा। तो क्या केस इस चीज को एनफोर्सेबल करवा सकता है, अर्थात क्या कोर्ट इस एग्रीमेंट को लागू करवा सकता है, जो एग्रीमेंट बना लागू करवा सकते हैं का मतलब ये हुआ कि क्या कोर्ट मुकेश सर को बोल सकता है कि आपको अब मोबाइल फोन लेना ही पड़ेगा,
तो बिल्कुल बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। तो ये एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट एंड दोज एग्रीमेंट विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, एग्रीमेंट तक ही रहेंगे। जैसे एग्जांपल देता हूं जो नहीं हो सकता एनफोर्सेबल। फॉर एग्जांपल मैं मुकेश सर को बोलता हूं कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आपने क्या करना है, आपने किसी ए की जान लेनी है, ए का मर्डर करना है। मैंने प्रपोजल दिया कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आपने ए का मर्डर करना है। मुकेश सर ने एक्सेप्टेंस दे दी, हाँ मैं कर दूंगा मर्डर, 10 लाख रुपए दे दो। हमारे बीच एक एग्रीमेंट बन गया। कल को मान लो मैंने 10 लाख रुपए मुकेश सर को दे दिए और मुकेश सर मर्डर नहीं करते हैं, तो मैं कोर्ट में पहुंच गया कि मैंने इसको 10 लाख दिए थे, इसने एक्सेप्टेंस भी दी थी मर्डर करने के लिए, एग्रीमेंट हमारा बना था, कंसिडरेशन भी हुई थी, पैसा का लेन देन भी हुआ था, तो अब ये मुकर रहे हैं मुकेश सर मर्डर करने के लिए। मैं बोलता हूं तो क्या कोर्ट इस एग्रीमेंट को लागू करवा सकता है? कभी नहीं करवा सकता। क्या कोर्ट बोल सकता है मुकेश सर को कि मुकेश जी अब आपको मर्डर करना पड़ेगा? कभी हो सकता है? ये एग्रीमेंट इलीगल है, तो इसलिए इसको कोर्ट कभी एनफोर्स ही नहीं करवा सकता। तो मतलब क्या हुआ, ये एग्रीमेंट तो है पर ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए सेक्शन 2H डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। इससे क्या बात लगी पता कि हर प्रकार के एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लॉ के द्वारा लागू करवाए जा सकें। मतलब एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बट ओनली दोज एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ। पर ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ से बात करें तो हर प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हर प्रकार के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट होते ही होते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा तो वो एग्रीमेंट बनने के बाद ही बनेगा। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे वो ऑटोमेटिकली ही एग्रीमेंट होंगे, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा, पहले एग्रीमेंट होगा, अगर वो एग्रीमेंट लॉ के द्वारा एनफोर्स करवाया जा सके तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं करवाया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो मतलब एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट पक्का होंगे क्योंकि एग्रीमेंट जो फर्स्ट स्टेज है, एग्रीमेंट पहली स्टेज है, उसके बाद दूसरी स्टेज में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये मीनिंग हो गया कॉन्ट्रैक्ट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या होता है। अब आती है बात कि इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है। तो सेक्शन 10 में इसके एसेंशियल एलिमेंट दे रखे हैं, उसको अच्छे से मैं लिख देता हूं ताकि आपको फिर जल्दी वीडियो छोटी बने, फिर हम एक्सप्लेन कर लेंगे साथ साथ में। तो गाइस अगर मैं एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करूं कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या एसेंशियल एलिमेंट है, इसका क्वेश्चन का मतलब पहले आपको बता देता हूं। मैं जो नए नए बच्चों ने अभी लॉ ज्वाइन किया है, जिनको थोड़ा टफ लगता है, उनको बता रहा हूं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी चाहिए। मतलब जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं 5 चीज़ें, ये पांचों की पांचों चीज़ें जरूरी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। ये पांचों चीज़ें अगर होंगी तभी एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ये एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा जब ये पांचों चीजें होंगी। अगर कोई भी मिस होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो सबसे पहली जो चीज है, सबसे पहले जो पॉइंट है जो होना चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, सबसे पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए। हमने पढ़ा ही है कि कॉन्ट्रैक्ट मींस एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो पहले एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट जो है वो दो या दो पार्टीज के बीच एक एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। 2 या 2 से ज्यादा लोग पहले एक एग्रीमेंट करें। एग्रीमेंट मतलब एक पार्टी प्रपोजल दे, दूसरी एक्सेप्टेंस दे, दोनों के बीच कंसिडरेशन हो। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2E है वो एग्रीमेंट को डिफाइन करता है। तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द 2 और मोर देन 2 पार्टीज। एग्रीमेंट सिंपली रिजल्ट when the one party makes the offer and other party accept that offer and there is consideration between that persons, it is called agreement. There must be an agreement. पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए जो सेक्शन 2E में एग्रीमेंट को डिफाइन भी किया गया है। यहाँ मैं 2E नहीं पढ़ाऊंगा, एग्रीमेंट को अलग से बताऊंगा आपके नॉलेज के लिए। यहाँ आप इतना लिख दो सेक्शन 2E डिफाइन द टर्म एग्रीमेंट, बहुत है इतना। दूसरा बात आती है, जो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि जो एग्रीमेंट हो रहा है, वो जो एग्रीमेंट कर रही है पार्टीज, वो कंपिटेंट होनी चाहिए। वो पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए। मतलब पार्टीज टू द एग्रीमेंट मस्ट बी कंपिटेंट पार्टीज। कंपिटेंट मतलब क्या है कि पार्टीज जो हैं वो साउंड माइंड की होनी चाहिए। साउंड माइंड का मतलब कि उनका दिमाग बिल्कुल सही हो, पागल ना हो। पार्टीज जो एग्रीमेंट कर रही है वो साउंड माइंड की होनी चाहिए, वो मेजर होनी चाहिए। मेजर मतलब 18 साल से ज्यादा एज की होनी चाहिए।
माइनर कभी भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा, जीरो एग्रीमेंट हो जाएगा। तीसरी बात है कि जो पार्टीज हैं उनके भी लॉफुल कंसीडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए एग्रीमेंट करने का। मतलब जो पार्टीज एग्रीमेंट कर रही हैं, अगर वो मेजर है, साउंड माइंड है, पर जो एग्रीमेंट कर रही है ना, तो उसका पर्पस लॉफुल होना चाहिए, उसकी कंसीडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैं मुकेश सर को बोलता हूं कि मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आप किसी एक का मर्डर कर दो, मुकेश सर बोलते हैं मैं कर दूंगा, तो हमारे बीच एग्रीमेंट तो बना, पर इस एग्रीमेंट की जो कंसीडरेशन, जो पैसा दिया जा रहा है वो अनलॉफुल काम के लिए दिया जा रहा है, या फिर जो इसका उद्देश्य है एग्रीमेंट का वो क्या है, अनलॉफुल है, तो ये एग्रीमेंट वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड इट इज वेरी नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो चौथा पॉइंट आया फ्री कंसेंट, कि जो पार्टीज एग्रीमेंट में एंटर हो रही हैं, वही एग्जांपल ले लो, वही ले लो मुकेश सर और मेरा, मैं और मुकेश सर आपस में कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, मैं मुकेश सर को 5,000 रुपए में अपना मोबाइल फोन बेचना चाहता हूं, मुकेश सर हम बोलते हैं हाँ मैं आपका मोबाइल फोन 5,000 रुपए में ले लूंगा, तो हम दोनों की जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, हमारी कंसेंट जो है फ्री होनी चाहिए। मतलब किसी भी पार्टी की कंसेंट फ्रॉड से ना ली जाए, धोखे से ना ली जाए, फोर्सफुली ना ली जाए, मिस रिप्रेजेंटेशन करके ना ली जाए, धोखाधड़ी करके ना ली जाए, डरा धमका के ना लिया जाए, थ्रेट करके ना लिया जाए, अनड्यू इन्फ्लुएंस करके ना ली जाए। ये सारी चीजें हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आपका और क्लियर हो जाएगा। यहां पढ़ लो कि कंसेंट मस्ट बी फ्री कंसेंट। 4 पॉइंट हो गए। मतलब पहली बात तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, वो एग्रीमेंट करने वाली पार्टीज कंपिटेंट होनी चाहिए। फिर जो कंपिटेंट पार्टीज हैं जो वो एग्रीमेंट कर रही हैं वो लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए करें, लॉफुल कंसीडरेशन के लिए करें, और जो पार्टीज की कंसेंट है वो फ्री कंसेंट है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब मान लो एक एग्रीमेंट किया जा रहा है, मान लो मैं और मुकेश सर एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम लोग साउंड माइंड के भी हैं, मेजर भी हैं, कर सकते हैं, पर जो हमारा एग्रीमेंट है वो हम अनलॉफुल काम के लिए कर रहे हैं, तो यहां पे ये एसेंशियल पूरा नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। या मान लो एक एग्रीमेंट हो रहा है मेरा और मुकेश सर का, या किसी का भी एग्रीमेंट हो रहा है, वो एग्रीमेंट कंपिटेंट पार्टीज कर रही हैं, वो लोग कंपिटेंट हैं, मेजर भी हैं, साउंड माइंड भी हैं, सही है दिमाग से, और वो काम भी लॉफुल कंसीडरेशन के लिए कर रहे हैं, लॉफुल काम कर रहे हैं, अनलॉफुल काम नहीं कर रहे, लॉफुल काम कर रहे हैं। जैसे मैं मुकेश सर को बोलता हूं कि मेरा मोबाइल फोन 5,000 रुपए में ले लो, मुकेश सर बोलते हैं हाँ मैं ले लेता हूं, तो हमारे बीच एग्रीमेंट हो गया, हम मेजर पार्टीज भी हैं, हमारा जो हम पर्पस है हमारा एग्रीमेंट करने का वो भी लॉफुल है, कंसीडरेशन भी लॉफुल ही है, पैसा जो दिया जा रहा है लॉफुल काम करने के लिए दिया जा रहा है। पर मान लो हमारी कंसर्न जो है ना वो फ्री नहीं है, मुकेश सर मेरे साथ फ्रॉड करके मेरा मोबाइल फोन लेना चाहते हैं, या मैं मुकेश सर को मोबाइल फोन दे रहा हूं फ्रॉड करके, या फोर्सफुली दे रहा हूं, डरा धमका के तेरे को जान से मार दूंगा, मेरा मोबाइल फोन ले ले, तो ये शायद पूरा नहीं होगा, तब भी एग्रीमेंट बनेगा पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो एग्रीमेंट बनने के लिए ये 4 के 4 पूरे होने चाहिए, इनके साथ साथ 5वां भी पूरा होना चाहिए, जो बोलता है एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी स्पेसिफिकली डिक्लेयर एज वॉइड। मतलब जो एग्रीमेंट मैं और मुकेश सर करने जा रहे हैं, या कोई भी 2 व्यक्ति या 2 से ज्यादा व्यक्ति जो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, दैट एग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड स्पेसिफिकली अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब ऐसा एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड कर रखा हो स्पेसिफिकली। मैं बता देता हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कौन से एग्रीमेंट स्पेसिफिकली वॉइड कर रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 26 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। अगर मैं और कोई लड़की है, मान लो हम एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें मैं बोलता हूं लड़की को कि तू मेरे सिवा कहीं शादी नहीं करेगी, मैं उसकी शादी को रेस्ट्रेंट कर रहा हूं, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैं उसकी मैरिज को रेस्ट्रेंट कर रहा हूं, या वो मुझे रेस्ट्रेंट कर रही है, रोक रही है मैरिज करने से कहीं भी, तो हमारा एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। तो ऐसे एग्रीमेंट नहीं बनाए जा सकते। सेक्शन 27 जो है वो भी स्पेशली बोलता है कि एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अगर कोई एग्रीमेंट ऐसा बनता है जो किसी व्यक्ति को ट्रेड करने से रोकता हो, बिजनेस करने से रोकता हो, तो वो एग्रीमेंट भी वॉइड होगा अंडर सेक्शन 27। तो ऐसा एग्रीमेंट नहीं बनाया जा सकता। अगर बनाते हो फिर चाहे पार्टीज मेजर है, साउंड माइंड की है, कंपिटेंट भी है, लॉफुल काम कर रही हैं, फ्री कंसेंट से कर रही हैं, पर वो एग्रीमेंट वॉइड है स्पेसिफिकली, तो फिर वो एग्रीमेंट कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सेक्शन 28 भी है, 29 भी है, 30 भी है, 26 से लेकर इवन 23 से लेकर आप देखोगे ना सेक्शन 23 से लेकर 30 तक
ऐसे एग्रीमेंट दिए हुए हैं जो स्पेसिफिकली वॉइड डिक्लेयर कर रखे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, तो आप वैसे एग्रीमेंट नहीं कर सकते। अगर आप वैसे एग्रीमेंट करते हो तो फिर चाहे आप साउंड माइंड के हो, आप कंपिटेंट हो एग्रीमेंट करने के लिए, आप लॉफुल काम के लिए वो एग्रीमेंट कर रहे हो, आप फ्री कंसेंट से काम कर रहे हो, पर फिर भी आपका एग्रीमेंट कभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि योर एग्रीमेंट हैज बीन स्पेसिफिकली डिक्लेयर एज वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है बच्चों? वॉइड का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जो जीरो हो, जिसकी वैल्यू कोई ना हो, लो उसको मानता ही ना हो। अगर लो के पास मतलब कानून के पास, कोर्ट के पास आप चले जाओ एग्रीमेंट लेकर, कोर्ट बोलेगा इसकी हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, ये बना हुआ या नहीं बना हुआ सेम ही है, कोई हम इसको नहीं मानते, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, हम इसको एनफोर्स ही नहीं करवा सकते, इसको सुनेंगे ही नहीं, तो वो होता है वॉइड एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने स्पेशली वॉइड कर रखे हैं, आप वैसे एग्रीमेंट भी नहीं कर सकते। अगर करते हो तो वो क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं माने जाएंगे। तो बच्चों हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है, इसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं, रिटर्न में नोट्स लेना चाहते हैं, बड़ी ईजी लैंग्वेज में नोट्स बने हैं, तो आप हमें 9816492276 के नंबर पर आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ये पेड नोट्स रहेंगे पर बड़ी इजी लैंग्वेज में नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट और इजीली आपको समझ आ जाएगा और इजीली आप पेपर कर सकते हो, मटेरियल लिख सकते हो। वहीं हमने अपनी एप्लीकेशन डेवलप कर दी है। एप्लीकेशन का नाम है लो विद ट्विंस। अगर आप प्ले स्टोर में सर्च मारोगे लो विद ट्विंस, हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर हमने बहुत सारे लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, वीडियो लेक्चर, रिवीजन सेशन अपलोड कर रखे हैं, आप वो ले सकते हो और आप साथ में परचेज कर सकते हो, और वो अच्छे हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ये पेड रहेंगे लेकिन। गाइस, अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हो तो हमने फैमिली लॉ के ऊपर वीडियो बनाई है, मुस्लिम लॉ के ऊपर वीडियो बनाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर वीडियो बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर वीडियो बनाई है, लॉ ऑफ टॉर्ट के ऊपर वीडियो बनाई है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर वीडियो बनाई है, बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाई है। हमने रिवीजन सेशन बनाए हैं जिसमें हम लोग 3-3 घंटे में सारी वीडियो कवर कर देते हैं, 4-4 घंटे में 7 सिलेबस कवर कर देते हैं। आप वो देखिए, एग्जाम टाइम पे बहुत हेल्प होगी। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो में।